नमस्कार। आज हम सवाई माधोपुर की बात करेंगे, लेकिन इसे सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र की तरह नहीं, बल्कि एक जटिल सिस्टम की तरह देखेंगे। एक ऐसी जगह जिसकी राजनीतिक नब्ज पकड़ना आसान नहीं है, जो हर चुनाव में बदल जाती है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें जमीनी हकीकत और आंकड़ों दोनों में ही गहरा उतरना होगा। 22,510 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगला चुनाव जीतने का मतलब इस एक नंबर को पार करना है। तो ये एक आंकड़ा भी है और एक चुनौती भी। सवाई माधोपुर की पहचान ही यही है। यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंध कर नहीं रहता। हर 5 साल में वो एक नया जनादेश देता है, एक नया हिसाब करता है। तो सवाल उठता है कि इस बदलते मिजाज को कैसे समझा जाए। इसका जवाब है एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक और पूरी तरह से डेटा पर आधारित नजरिया अपनाकर। अब आंकड़ों से थोड़ा हटकर उन इंसानी कहानियों की बात करते हैं जो किसी भी राजनीतिक बदलाव की असल वजह बनती हैं। आखिर वो कौन सी परेशानियां हैं, कौन सी शिकायतें हैं जो यहाँ के लोगों के दिलों में हैं और उनके वोट देने के फैसले पर असर डालती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी परेशानी खेती से जुड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे राजस्थान का लगभग आधा अमरूद उत्पादन अकेले सवाई माधोपुर में होता है। लेकिन इस फल की मिठास यहाँ के किसानों की जिंदगी में काफी कड़वाहट घोल रही है। 20 से 25 रुपए किलो, ये वो दाम है जो किसानों को उनकी महीनों की मेहनत का मिल रहा है। जब फसल अच्छी होती है तो बाजार में अमरूद इतना ज्यादा आ जाता है कि कीमतें गिर जाती हैं। और ये गिरती कीमतें सिर्फ उनकी आमदनी पर नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर भी चोट करती हैं। किसानों की तरह ही यहाँ के नौजवानों का भविष्य भी एक अनिश्चितता से घिरा हुआ है। और यही हमारी दूसरी बड़ी जमीनी सच्चाई है, स्थानीय स्तर पर रोजगार की जबरदस्त कमी। इस बेरोजगारी की वजह एक मुश्किल संतुलन में छिपी है। एक तरफ रणथंभौर का जंगल और पर्यावरण है, जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ है यहाँ के नौजवानों का आर्थिक भविष्य। प्रतिबंधों के चलते यहाँ नए उद्योग लग नहीं पाते, और नतीजा ये होता है कि युवाओं को काम की तलाश में अपने घर, अपने परिवार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। देखिए, हर नागरिक को सम्मान के साथ काम करने का अधिकार है, और एक व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जो विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन ला सके। चलिए अब वापस आंकड़ों पर लौटते हैं। देखते हैं कि लोगों की ये शिकायतें, ये उम्मीदें और ये परेशानियां वोटिंग पैटर्न में कैसे दिखाई देती हैं। क्योंकि हर एक वोट के पीछे एक कहानी होती है, और जब ये कहानियां जुड़ती हैं तभी चुनावी नतीजा बनता है। ये टेबल एक बहुत साफ तस्वीर दिखाती है। यहाँ सत्ता एक पेंडुलम की तरह है जो हर चुनाव में एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाती है। कांग्रेस 1998, 2008 और 2018 में जीती, तो बीजेपी 2003, 2013 और 2023 में। ये पैटर्न दिखाता है कि यहाँ किसी भी पार्टी के लिए सत्ता में बने रहना कितनी बड़ी चुनौती है। जनता का विश्वास हर बार नए सिरे से जीतना पड़ता है। तो ये सवाल हमें सीधे 2023 के चुनाव के दिल में ले जाता है। पुराना ट्रेंड तो ठीक है, लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा खास क्या हुआ जिसने नतीजों को वो शक्ल दी जो हमारे सामने है। जरा 2023 के इन आंकड़ों को गौर से देखिए। बीजेपी को मिले 44%, कांग्रेस को करीब 32%। लेकिन असली कहानी इस तीसरे हिस्से में छुपी है। ये करीब 20% वोट जो निर्दलीय उम्मीदवार आशा मीणा को मिले। ये सीधे तौर पर आदिवासी वोटों का बंटवारा था, और यही बंटवारा कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना। तो अब जब हमारे पास जमीनी हकीकत भी है और आंकड़ों का विश्लेषण भी, तो सवाल यह है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है, वापसी का ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है। चलिए अब एक संभावित इंजीनियरिंग समाधान पर नजर डालते हैं। यहाँ एक 3 स्टेप्स की रणनीति का ढांचा है। पहला, बिखरे हुए आदिवासी वोटों को एक साथ लाना, जो शायद भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बैप के साथ गठबंधन से संभव हो। दूसरा, अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा नैरेटिव किसानों और युवाओं की आर्थिक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित करना। और तीसरा, इस संदेश को जमीन पर और डिजिटल दुनिया में दोनों जगह एक अनुशासित तरीके से हर वोटर तक पहुंचाना। यही नए और पुराने तरीके में फर्क है। जहां पुरानी राजनीति सिर्फ चेहरों और व्यक्तित्व पर आधारित थी, वहीं ये नया खाका लोगों की असल शिकायतों के लिए सिस्टम लेवल पर समाधान देने की बात करता है। मुद्दा व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यवस्था को सुधारना है। और अपने संदेश को सही तरीके से पहुंचाने के लिए आज की तकनीक एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। चाहे वो मोहल्ले के स्तर पर व्हाट्सएप के जरिए सीधा संवाद हो, या स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित डिजिटल विज्ञापन। लेकिन
यहां ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हर संवाद जिम्मेदारी से हो। भारत के नए डेटा कानून के तहत लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। तकनीक का इस्तेमाल लोगों को सशक्त करने के लिए होना चाहिए, उनकी जानकारी का दुरुपयोग करने के लिए नहीं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया का आखिरी मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। असली लक्ष्य, असली मकसद तो एक असरदार और जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाना है। और यही इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। चुनाव असल में गवर्नेंस के लिए की जाने वाली डेटा इंजीनियरिंग है। लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सच में लोगों की सेवा करे, जो उनकी परेशानियों को समझे और उनका समाधान करे। और यही वो सोच है जिसे हर रणनीति के केंद्र में होना चाहिए। एक ऐसा उद्देश्य जो चुनावी हार जीत से कहीं ज्यादा बड़ा हो, एक उद्देश्य जो राजनीति से परे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर टिका हो। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।